अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैक्ट्स और हिस्ट्री, जहां हम तारीख के हैरानकुन वाक़यात, पुरअसरार मकामात और इंसान की नाकाबिल यकीन दास्तान आप तक पहुंचाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप सहरा के दरमियान खड़े हैं। आपके सामने पत्थरों का एक ऐसा अजीम ढांचा मौजूद है जो हज़ारों साल से कायम है। ना जदीद मशीनें थीं, ना करेनें, ना बिजली, लेकिन फिर भी इंसान ने ऐसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर एक ऐसी तामीर खड़ी कर दी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। ये हैं मिस्र के अजीम अहराम। उनमें सबसे मशहूर है गीज़ा का अजीम हरम। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कदीम दुनिया की इंजीनियरिंग का एक हैरानकुन नमूना है। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसकी अजमत आज भी कायम है। लेकिन असल सवाल ये है, आखिर इसे बनाया किसने? इतने बड़े पत्थर यहाँ तक पहुँचाए कैसे गए? उन्हें इतनी बुलंदी तक उठाया कैसे गया? और सबसे हैरानकुन बात, कदीम मिस्रियों ने इतनी दुरुस्त पैमाइश कैसे हासिल की? आज हमारे पास जदीद मशीनें, कंप्यूटर और ताकतवर तामीराती आलात मौजूद हैं, लेकिन हज़ारों साल पहले जब ये सब कुछ मौजूद नहीं था, तब इंसान ने सहरा के दरमियान एक ऐसा अजूबा कैसे खड़ा कर दिया? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें हज़ारों साल पीछे जाना होगा। कदीम मिस्र में दरियाए नील के किनारे एक अजीम तहजीब परवान चढ़ रही थी। ये लोग ज़राअत करते थे, तिजारत करते थे, शहर बनाते थे और अपने हुक्मरानों के लिए शानदार मकबरे तामीर करते थे। फ़िरौन उनके मुआशरे में इंतहाई ताकतवर हुक्मरान समझे जाते थे और उनकी मौत के बाद उनके जिस्म और रूह से मुताल्लिक़ मजहबी अक़ायद की वजह से बड़े मकबरे तामीर किए जाते थे। यही वो पस मंज़र था जिसमें अहराम की तामीर ने जन्म लिया। लेकिन गीज़ा का अजीम हरम कदीम मिस्र की आम इमारतों जैसा नहीं था। ये अपने हुज्म, पैमाइश और तामीराती पेचीदगी की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और जैसे जैसे हम इसकी तामीर के राजों में दुरा होते हैं, ये दास्तान मज़ीद हैरानकुन होती जाती है। गीज़ा के अजीम हरम की तामीर के लिए लाखों पत्थर इस्तेमाल किए गए। उनमें से बहुत से पत्थर इंतहाई भारी थे। अब ज़रा सोचें, एक ऐसे ज़माने में जब जदीद ट्रक और करीनें मौजूद नहीं थीं, इतने बड़े पत्थर काटे कैसे गए? उन्हें मुंतकिल कैसे किया गया? और फिर एक एक करके उन्हें सही जगह पर रखा कैसे गया? माहिरीन के मुताबिक कदीम मिस्रियों ने मुख्तलिफ किस्म के औजार, लकड़ी के ढांचे, रस्सियों, सल्ज और दीगर तरीक़ों का इस्तेमाल किया होगा। पत्थर कानों से निकाले जाते, फिर उन्हें मुंतकिल किया जाता और तामीर के मकाम पर पहुँचाया जाता। दरियाए नील भी इस पूरे अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता था। कदीम मिस्र की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा नील से वाबस्ता था। दरिया के ज़रिए मुख्तलिफ सामान और तामीराती मवाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। लेकिन पत्थर को हरम की बुलंदी तक पहुंचाना अब भी एक बहुत बड़ा मसला था। इस बारे में माहिरीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। एक नज़रिया ये है कि कदीम मिस्रियों ने मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बने हुए रैम्प्स इस्तेमाल किए होंगे। इन रैम्प्स के ज़रिए पत्थरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाया जाता होगा। लेकिन असल तरीक़ा क्या था, इस पर आज भी बहस जारी है। और यही चीज़ अहराम को मज़ीद पुरअसरार बनाती है, क्योंकि हमारे पास कदीम मिस्री तहज़ीब के बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन गीज़ा के अजीम हरम की तामीर का मुकम्मल तरीक़ा एक वाज़ेह और वाहिद जवाब के साथ हमारे सामने नहीं। इसके बावजूद एक बात वाज़ेह है, ये काम सिर्फ ताकत से मुमकिन नहीं था। इसके लिए मंसूबा बाइंडिंग, मज़दूरों, इंजीनियर्स, कारीगरों, खुराक, पानी और एक मुनज़्ज़म इंतज़ामी निज़ाम की ज़रूरत थी। यानी हरम की तामीर के पीछे सिर्फ पत्थर उठाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि एक पूरा मुआशरती और इंतज़ामी निज़ाम काम कर रहा था। यही वजह है कि अहराम हमें सिर्फ कदीम मिस्र की तामीराती महारत नहीं दिखाते, बल्कि इस तहज़ीब की तंजीम और मंसूबा बाइंडिंग की सलाहियत भी दिखाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई अहराम सिर्फ फ़िरौनों के मकबरे थे? और अगर ऐसा था, तो इतनी गैर मामूली तामीर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस सवाल का ताल्लुक़ कदीम मिस्रियों के मजहबी अक़ायद से है, और यही हमें अहराम के अगले राज तक ले जाता है। कदीम मिस्री मज़हब में मौत के बाद की ज़िंदगी का तसव्वुर इंतहाई अहम था। वो समझते थे कि मौत के बाद भी वजूद किसी न किसी शक्ल में जारी रह सकता है। इसीलिए मुर्दा जिस्म को महफूज रखने और उसके साथ मुख्तलिफ अशिया रखने की रिवायात मौजूद थीं। मम्मी बनाने का अमल भी इसी मजहबी तसव्वुर से जुड़ा हुआ था। फ़िरौन के लिए एक अजीम मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं था, बल्कि इसके बाद की ज़िंदगी के सफ़र से मुताल्लिक़ एक मुक़द्दस जगह भी समझी जाती थी। लेकिन गीज़ा के अजीम हरम के बारे में एक हैरानकुन बात यह है
कि इसके अंदर हमें वो शाहाना खजाने नहीं मिले जिनकी लोग अक्सर तवक्को करते हैं। इसके अंदरूनी हिस्से में बड़े रास्ते, कमरे और पेचीदा साख्त मौजूद है। इनमें एक मशहूर हिस्सा ग्रैंड गैलरी है। ये एक बुलंद और तवील दाखिली रास्ता है जो हरम के अंदरूनी ढांचे का अहम हिस्सा है। इसके अलावा बादशाह के कमरे के नाम से मशहूर एक हुजरा भी मौजूद है। लेकिन एहराम के अंदर मौजूद खाली जगहें आज भी कई सवालात पैदा करती हैं। क्या इसमें मज़ीद खुफिया कमरे थे? क्या तामीर करने वालों ने कुछ हिस्से जानबूझकर छुपाए? या फिर एहराम की साख्त में कुछ ऐसी जगहें थीं जिनका मकसद हम आज पूरी तरह नहीं समझ सके? जदीद तहकीक और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने एहराम के अंदर ऐसी बड़ी खाली जगहों के शवाहिद भी सामने लाए हैं जिन्होंने माहिरीन की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ा दी। इसका मतलब ये नहीं कि हर खाली जगह के पीछे कोई ख़जाना या राज ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि हज़ारों साल पुरानी इस इमारत के अंदर अब भी ऐसे पहलू मौजूद हैं जिन्हें समझने के लिए जदीद साइंस की मदद लेना पड़ रही है। और फिर आता है एहराम का एक और हैरानकुन पहलू, इसकी समतबंदी। गीज़ा का अजीम हरम तकरीबन 4 बुनियादी समतों के मुताबिक तरतीब दिया गया है। कदीम मिस्रियों ने आसमान, सूरज और सितारों का मुशाहिदा किया था। इनके लिए आसमानी अजसाम सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं थे, बल्कि मजहबी, ज़रई और अमली ज़िंदगी में भी अहमियत रखते थे। इसीलिए ये सवाल आज भी दिलचस्प है कि उन्होंने इतनी बड़ी इमारत को समतों के मुताबिक इतनी दुरुस्तगी से कैसे तरतीब दिया। जवाब शायद किसी एक राज में नहीं, बल्कि इनके मुशाहिदे, रियाजी, पैमाइश और नस्लों से जमा होने वाले इल्म में छुपा हुआ था। और यही वो मकाम है जहां हमें समझ आता है कि एहराम की असल ताकत शायद उसके पत्थरों में नहीं, बल्कि इस इल्म में थी जिसने इन पत्थरों को एक अजीम इमारत में बदल दिया। आज हम सैटेलाइट, कंप्यूटर और जदीद आलात से फासले नाप सकते हैं, लेकिन कदीम मिस्रियों को अपने ज़माने के दस्तयाब वसाइल के साथ ही ये सब कुछ करना पड़ता था। वो सितारों का मुशाहिदा करते थे, सूरज के साए से सिमतों का अंदाज़ा लगाते थे, मुख्तलिफ पैमाइशी निज़ाम इस्तेमाल करते थे और तामीर के हर मरहले में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती थी, क्योंकि अगर बुनियाद में मामूली गलती भी होती तो ऊपर जाते जाते पूरी इमारत का तवाज़ुन मुतासिर हो सकता था। यही वजह है कि अजीम हरम की बुनियाद और उसकी तामीर आज भी इंजीनियरिंग के माहिरीन के लिए दिलचस्पी का मौजू है। लेकिन एहराम की कहानी सिर्फ गीज़ा तक महदूद नहीं। मिस्र में मुख्तलिफ अदवार में बहुत से एहराम तामीर किए गए। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे, और कुछ की शक्ल गीज़ा के एहराम से मुख्तलिफ थी। ये बताता है कि एहराम की तामीर एक दिन में पैदा होने वाला ख्याल नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कई नस्लों का तजुर्बा मौजूद था। कदीम मिस्री मेमारों ने वक्त के साथ अपने तरीक़े बेहतर किए। पहले तजुर्बात हुए, फिर गलतियों से सीखा गया और आखिरकार ऐसे अजीम ढांचे वजूद में आए जिन्होंने तारीख़ का रुख बदल दिया। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी को दूर करना भी ज़रूरी है। अक्सर फिल्मों और कहानियों में एहराम को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उन्हें मुकम्मल तौर पर ग़ुलामों ने बनाया हो, लेकिन आसार क़दीमा से मिलने वाले शवाहिद इस तस्वीर को ज़्यादा पेचीदा बनाते हैं। माहिरीन को ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि तामीर के लिए मुनज़्ज़म मज़दूर और कारीगर काम करते थे। उन्हें खुराक, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात फराहम की जाती थी। यानी एहराम की तामीर एक बहुत बड़े रियासती मंसूबे की तरह थी, एक ऐसा मंसूबा जिसमें हज़ारों लोगों की मेहनत शामिल हो सकती थी। और शायद यही अजीम हरम का सबसे बड़ा राज है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब की इज्तिमाई सलाहियत का नतीजा है। एक ऐसी तहज़ीब जिसने सहरा में शहर आबाद किए, दरियाए नील के पानी को इस्तेमाल किया, रियाजी और फल्कियात का इल्म तरक्की दिया और अपने हुक्मरानों के लिए ऐसी इमारतें तामीर की जो हज़ारों साल बाद भी दुनिया को हैरान कर रही हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है, इतनी अजीम तहज़ीब आखिर ख़त्म क्यों हुई और एहराम बनाने वाले लोग कहाँ चले गए? ये सवाल हमें कदीम मिस्र की तारीख़ के एक और दिलचस्प दौर की तरफ ले जाता है। वक्त गुज़रता गया, हुक्मरान बदलते गए, सल्तनतें कमज़ोर और मजबूत होती रहीं और मिस्र ने कई सियासी और सकाफ़ती तब्दीलियाँ देखीं, लेकिन एहराम अपनी जगह कायम रहे। वो बादशाह जिन्होंने उन्हें तामीर करवाया था, उनकी सल्तनतें ख़त्म हो गईं। उनके नाम वक्त के साथ बहुत से लोगों के लिए भुला दिए गए, लेकिन उनके बनाए हुए पत्थर आज भी मौजूद हैं। यही एहराम की सबसे हैरानकुन बात है। इंसान चला जाता है, सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ तामीरात वक्त के सामने खड़ी रहती हैं। गीज़ा का अजीम हरम भी ऐसी ही एक यादगार है। इसे देखकर हमें अंदाज़ा होता है
کہ ہزاروں سال پہلے انسان صرف زندہ رہنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، وہ بڑے خواب بھی دیکھتا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھتا تھا، ستاروں کا حساب کرتا تھا، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا تھا اور اپنے عقائد کو پتھر کی عمارتوں میں محفوظ کر دیتا تھا۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ مصر آتے ہیں، ان اہرام کو دیکھتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار پوچھتے ہیں، آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ شاید اس سوال کا جواب کسی ایک خفیہ تکنیک میں نہیں، شاید جواب محنت، منصوبہ بندی، ریاضی، مشاہدے اور ہزاروں لوگوں کی اجتماعی کوشش میں چھپا ہوا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہرام آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قدیم انسان کو کم سمجھنا ہماری سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس ہمارے جیسے کمپیوٹر نہیں تھے، لیکن ان کے پاس علم تھا۔ ان کے پاس جدید کرینیں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس منصوبہ بندی تھی۔ ان کے پاس جدید نقشہ سازی کے آلات نہیں تھے، لیکن وہ سمتوں اور آسمان کا مشاہدہ کرنا جانتے تھے۔ اور یہی علم پتھروں کے ان پہاڑوں کو دنیا کے عظیم ترین آثار قدیمہ میں تبدیل کر گیا۔ آج جب ہم گیزا کے عظیم حرم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک قدیم عمارت نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے موجود انسانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ کاریگر، وہ مزدور، وہ معمار، وہ منتظم اور وہ لوگ جنہوں نے نسل در نسل علم منتقل کیا۔ کیونکہ تاریخ کی اصل طاقت صرف عمارتوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ان انسانوں میں ہوتی ہے جنہوں نے انہیں بنایا۔ اور شاید یہی اہرام کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی ہم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، اگر قدیم انسان اتنا کچھ کر سکتا تھا تو آج کا انسان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے حیران کن راز، پراسرار مقامات اور ناقابل یقین حقائق پسند ہیں تو فیکٹس اور ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہاں ہم تاریخ کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور حیران کن تاریخی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔